Hello everyone, welcome to this another lecture for contract law. जैसे कि you guys know कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेप्टेंस की जो है वो बात की थी और मैंने आपको रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस जो है वो बता दिए थे। आज हम इन्हीं रूल्स में थोड़ा सा इन डिटेल मजीद बात करते हैं, इनमें केसेस कुछ देखते हैं और कुछ और थोड़ी बहुत बातें हैं एक्सेप्टेंस में जिनको हम करके ये वाला टॉपिक जो है हम वाइंड अप कर देंगे एंड देन फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेप्टेंस जो है इट शुड ऑलवेज बी द मिरर इमेज ऑफ योर ऑफर। आपने जैसे एक ऑफर की है उसी तरीके से उसी वे में वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। देन हम कहेंगे कि यस, एक्सेप्टेंस जो है आपकी वैलिड है। अगर उसमें कोई चेंजेस ला रहे हो, कोई कंडीशंस लेकर आ रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी योर काउंटर ऑफर। ठीक है। फिर सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि रूल फॉर एक्सेप्टेंस का पहला रूल ये है कि एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ साइलेंस में, कि साइलेंस जो है वो नॉर्मली इज नॉट अन एक्सेप्टेबल मेथड फॉर द एक्सेप्टेंस। ठीक है। हाँ, अगर साइलेंस आइडेंटिफाई कर दी गई है कि साइलेंस जो है आपका एक एक्सेप्टेबल मेथड होगा, तो फिर वो कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज साइलेंस नहीं कंसिडर किया जा सकता। इसमें एक केस है जो मैं आपको जो है वो केस सुनाता हूँ। फेल्ट हाउस, सॉरी, फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली का ये केस है, 1862 का जो है वो ये केस है। और इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो है जो जो फेल्ट हाउस है, ठीक है, वो बेसिकली जो है अब कुछ जो है वो हॉर्सेस जो है वो सेल आउट कर रहा था एक ऑक्शन पर। लेकिन बिफोर द सेल जो एफ है, इस फेल्ट हाउस को एफ जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है केस में, तो एफ जो है उसने अपने नेफ्यू को लिखा कि अगर आपने ये पर्टिकुलर हॉर्स मुझसे खरीदना है, तो इसके लिए अगर मैं आपकी तरफ से कुछ बात नहीं सुनूंगा, यानी आपकी तरफ से अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो देन यू कैन कंसिडर दैट द हॉर्स इज माइन। ठीक है। उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम, आई कंसिडर द हॉर्स इज माइन। ठीक है। यानी कि जो बंदा हॉर्स लेना चाह रहा था, उसने जिस बंदे ने हॉर्स बेचने थे उसको लिखा कि अगर मैंने इस घोड़े के बारे में कोई बात ना सुनी तो आई विल कंसिडर कि ये मेरा घोड़ा है। अब जो नेफ्यू था जो कि घोड़ा सेल करना चाह रहा था, वो उसने रिप्लाई नहीं किया, राइट, और वो एफ को ही बेचना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड कुछ नहीं किया। अब हुआ क्या कि ऑक्शन हो गई और नेफ्यू ने वो घोड़ा सेल कर दिया किसी दूसरे बंदे को। तो जो एफ था, एफ पर्सन जो था, उसने उस ऑक्शनर को स्यू कर दिया कि भाई तुम जो है ना ये हॉर्स नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि लाइक मैंने तो ऑलरेडी अपने नेफ्यू से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। जब ये सिनेरियो केस में कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने ये सिनेरियो अपहेल्ड किया कि नो डाउट आपने उसको बता दिया था कि अगर मैं तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं सुनता अबाउट दिस हॉर्स, दिस हॉर्स विल बी माइन। बट हेयर आप ऑफरी थे। साइलेंस एज अ सोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफरी नहीं बताएगा, ऑफरर बताएगा। अगर आपका नेफ्यू इस बात को एक्सेप्ट करता और आपको यस का रिप्लाई कर देता कि यस, अगर आप मेरी तरफ से इस हॉर्स के बारे में कुछ ना सुनो तो कंसिडर इट योर हॉर्स, देन साइलेंस विल बी द एक्सेप्टेबल मेथड। लेकिन यहाँ पर आपके नेफ्यू ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप एज अ ऑफरी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि साइलेंस जो है वो एक एक्सेप्टेबल मेथड है। तो याद रखिएगा, साइलेंस हमेशा कौन डिसाइड करेगा? ऑफर डिसाइड करेगा कि साइलेंस एक्सेप्टेबल मेथड है भी या नहीं। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी। फिर अनसॉलिसिटेड गुड एक्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या सिनेरियो होता है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफाइड मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब स्पेसिफाइड मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस में होता ये है कि आप एक स्पेसिफिक जो है ना मेथड बता देते हो कि हाँ, इस मेथड के जरिए ही हम एक्सेप्टेंस जो है वो कवर अप कर देंगे। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वी विल नॉट कंसिडर द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर का क्या मतलब है कि आप किसी भी ऑफर से अनइंटेंशनली कोई भी ऑफर साइन नहीं करवा सकते या एक्सेप्ट नहीं करवा सकते जब तक ऑफरी को
उस ऑफर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा, सो दैट ऑफर विल नॉट बी कंसिडर्ड या दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब जब हम बात करते हैं ना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, चले हमने मान लिया कि आपका जो ऑफरी था उसने एक्सेप्टेंस कर लिया। हाउ दिस एक्सेप्टेंस इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड, तो उसमें एक तो ये रूल्स हैं। ठीक है, ये वाले एरियाज है कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस। इनको हम दो रूल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जनरल रूल, ठीक है, और एक होता है पोस्टल रूल। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ये जो हमने रूल्स की बात की है ना अभी, ये दो तरीके के रूल्स हैं। एक है जनरल रूल और एक है पोस्टल रूल। अब अगर मैं जनरल रूल की बात बताऊं तो जनरल रूल ये कहता है कि एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय अदर पार्टी। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो तब ही की जाएगी जब ये दूसरी पार्टी से, या एक्सेप्टेंस तब मुकम्मल होगी जब ये दूसरी पार्टी इसको रिसीव कर ले। अब रिसीव का क्या मतलब है? रिसीव का मतलब है कि आप क्लियर कट ऑफर को ये बता दो कि यस, जो ऑफर आपने मुझे दी है मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता हूं, और जब ये बात आप ऑफर को बता दोगे तो तब हम कंसिडर करेंगे कि यस, एक्सेप्टेंस जो है वो हो गई है। राइट। अब उस जनरल रूल में ये तमाम फोर ऑप्शंस जो थे आपने कंसिडर करने थे, तो आप यूं समझ लें कि ये जो चार ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे रूल्स फॉर एक्सेप्टिंग, ये बेसिकली जनरल रूल में ही कंसिडर किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक और हमारे पास जो है वो रूल आता है जिसको हम कहते हैं पोस्टल रूल। अब पोस्टल रूल जो है वो क्या कहता है आपको? पोस्टल रूल ये कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पोस्टल रूल ये कहता है कि अगर आपने पोस्ट मेथड जो है वो एज अ एक्सेप्टेंस मेथड चूज किया हुआ है, यानी आप अपने ऑफरी को ये कहते हो कि यार अगर आपने ना ऑफर एक्सेप्ट करनी हुई तो आप मुझे पोस्ट कर देना। ठीक है, ऑफर भी थ्रू पोस्ट ही गई है और एक्सेप्टेंस भी थ्रू पोस्ट ही आएगी, तो ये पोस्टल रूल होता है। अब एज पर द पोस्टल रूल, अगर आपने कम्युनिकेशन जो है वो कर दी है ऑफर की, तो एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो तब वैलिड होगी जब लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा रादर देन रिसीव। यानी जिस दिन ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, उस दिन पोस्टल रूल के अकॉर्डिंगली आपकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोस्टल रूल ये कहता है कि इफ पोस्ट इज द communicated mean of acceptance, then as per this rule, acceptance will be considered when uh, the post is made by offeree and not when received by offerer। ठीक है, तो पोस्टल रूल ये कहता है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस बाया पोस्ट करनी है तो याद रखिएगा जिस दिन ऑफरी पोस्ट जो है वो कर देगा एक्सेप्टेंस लेटर या जो भी है, तो उस दिन आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिक मतलब कंसिडर हो जाएगी। अब क्योंकि आपको पता है जब पोस्ट आप करते हो तो आपको ट्रांजिट टाइम लगता है, 2 दिन, मे बी 3 डेज, मे बी 4 डेज लग जाते हैं, तो उसमें टाइम डिफरेंस आ जाता है। राइट। तो वो ये कहते हैं कि पोस्टल रूल के अकॉर्डिंगली जिस दिन ऑफर पोस्ट करेगा उस दिन आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, नॉट द डे व्हेन ऑफर जो है उस पोस्ट को रिसीव करेगा। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें मजीद जो है वो कुछ बातें हैं कि देखें, अगर फॉर इंस्टेंस रीजनेबल मेथड नहीं है पोस्ट, यानी इफ पोस्ट इज नॉट अ रीजनेबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिर पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। मैं आपको इसका एक केस स्टडी सुनाता हूँ ताकि आपको जो है वो मजीद इस चीज पर जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाए। अच्छा, जो केस स्टडी है वो बेसिकली है हमारे पास, मैं यहाँ उसका नाम लिखता हूँ।
हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस वर्सेस ग्रांट की जो है ये एक केस स्टडी है। 1879 का ये केस है। और अच्छा, अब इस केस में हुआ क्या था कि ग्रांट ने जो है एक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है। कंपनी ने लेटर पोस्ट कर दिया कि हमने जो है वो ग्रांट को शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, लेकिन ग्रांट को कभी रिसीव ही नहीं हुआ वो लेटर। अब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई और ग्रांट को जो है वो सू कर दिया गया कि भाई आप जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शेयर का पे करो। अब यहाँ पर बात की जाए तो देखें कि एज पर दी पोस्टल रूल, लेटर ऑफरी की तरह ऑफर ही आई हुई थी ना, कि ऑफरर कौन था? ऑफर था कि ग्रांट ने शेयर्स परचेज करने, तो ग्रांट वाज द ऑफर कि आई एम गोना परचेज योर शेयर्स। एंड कंपनी जो थी वो ऑफरी थी, कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली ऑफर कि ठीक है हम आपको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। और उन्होंने वाया पोस्ट जो है ये लेटर ग्रांट को पोस्ट कर दिया, लेकिन ग्रांट को ये लेटर रिसीव ही नहीं हुआ। तो एज पर द पोस्टल रूल, जिस दिन कंपनी ने वो लेटर पोस्ट किया था उसी दिन एक्सेप्टेंस हो गई होगी, हो जाएगी, नॉट द डे व्हेन ग्रांट विल रिसीव द लेटर, क्योंकि ग्रांट को तो लेटर कभी मिला ही नहीं था। राइट? तो बट एज पर द कोड, जिस दिन लेटर पोस्ट हुआ था उसी दिन आपकी एक्सेप्टेंस हो गई थी। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, एज पर द पोस्टल रूल, बड़ा छोटा सा रूल है ये। पोस्टल रूल ये कहता है, अगर आप एक्सेप्टेंस वाया पोस्ट कर रहे हो तो फिर सिंपली आपने क्या करना है, आपने जो है जिस दिन ऑफरी लेटर पोस्ट करेगा उस दिन एक्सेप्टेंस होगी, ना कि उस दिन जिस दिन ऑफर को लेटर रिसीव हो रहा है। ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा एक्सेप्टेंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने जिस पर बात करनी है, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब देखें, ऑफर भी हो गई और ऑफर एक्सेप्ट भी हो गई, तो आपका एग्रीमेंट तो बन गया। अब एग्रीमेंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। एग्रीमेंट के बाद अब लीगल एक्सपेक्ट पे हम बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा जी। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। दो तरह के रिलेशन होते हैं। नंबर वन आपके ट्रस्ट रिलेशन, एंड नंबर टू, मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एंड नंबर टू आपके लीगल रिलेशन। ठीक है। आपके दो तरह के रिलेशंस होते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एक होता है ट्रस्ट रिलेशन, एक होता है आपका लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशंस जो होते हैं वो इन्फोर्स्ड किए जाते हैं बाय कोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली लीगल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। और जो ट्रस्ट रिलेशंस होते हैं, ये आपकी जो है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। आपके जो ट्रस्ट रिलेशंस होते हैं ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। और आपकी जो लीगल रिलेशंस होते हैं बाय वो थ्रू कोर्ट जो है वो इन्फोर्स किए जाते हैं। देखिए, कब एक सिनेरियो में या कब एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रस्ट रिलेशन होगा, कब एक कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशन होगा, तो वो ये कहते हैं कि आपकी जो डोमेस्टिक एंड सोशल रिलेशंस होते हैं उनमें ट्रस्ट रिलेशन होता है। ठीक है। और बिजनेस एंड कमर्शियल अरेंजमेंट्स जो हैं आपकी ANG, यस, कमर्शियल अरेंजमेंट्स जो हैं उनमें आपके लीगल रिलेशंस होते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए ये जरूरी है कि उसमें लीगल रिलेशन आना चाहिए। अगर वो ट्रस्ट रिलेशन है तो ट्रस्ट रिलेशन कोर्ट उसको नहीं जो है वो इन्फोर्स करवा सकती, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। लेकिन कोर्ट में जब एक केस जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका लीगल एक्सपेक्ट लाजमी आना चाहिए। तो इसलिए हमने ये समझना होता है कि अच्छा, किन कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास लीगल एक्सपेक्ट है और किन कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास जो है वो ट्रस्ट एक्सपेक्ट है। तो ट्रस्ट एक्सपेक्ट या ट्रस्ट रिलेशन आपका डोमेस्टिक या सोशल रिलेशंस में होता है, जिसमें आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके फैमिली रिलेशंस आ जाते हैं, आपके जो मैरिटल रिलेशंस हैं वो आपके आ जाते हैं। आपका मैरिटल रिलेशन यानी आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के साथ जो भी रिलेशन है वो आ जाते हैं। और आपका चिल्ड्रन के साथ जो है
एंड पेरेंट का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशंस आपके डोमेस्टिक एंड सोशल रिलेशंस में आ जाते हैं। अब इनके दरमियान जो भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी कोई एग्रीमेंट हो रहा है, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, वो बाय लॉ तो नहीं फोर्स किया जा सकता, राइट। लेकिन लीगल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो वो बिजनेस एंड कमर्शियल रिलेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर आपने बिजनेस सेल आउट करना है, या आप बिजनेस में कोई भी चीज खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो, तो वो आपकी कमर्शियल या बिजनेस अरेंजमेंट्स में कंसिडर कर दिया जाएगा। आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक मैंने आपको सो फार बताया कि एक लीगल रिलेशनशिप जो है, ये चलो हम यूं कह लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कहता है कि रिलेशन दो तरह के हैं, ट्रस्ट रिलेशन एंड लीगल रिलेशन। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ट्रस्ट रिलेशन पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पर बनते हैं। एंड ट्रस्ट रिलेशंस आपके डोमेस्टिक एंड सोशल अरेंजमेंट्स पर, ये सोशल रिलेशंस होते हैं जो कि मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिया। लीगल रिलेशंस कोर्ट इन्फोर्स करेगी, और ये कमर्शियल एंड बिजनेस अरेंजमेंट्स के दरमियान में जो है वो होते हैं। बट देयर इज वन सिनेरियो, और वो सिनेरियो ये कहता है कि आपके ट्रस्ट रिलेशंस जो हैं कैन बी रिवर्स एंड कैन बिकम लीगल रिलेशन। आपके जो ट्रस्ट रिलेशंस हैं वो आपके लीगल रिलेशंस में बन सकते हैं। कब बनेंगे? इन केस ऑफ डाइवोर्स। अगर डिवोर्स हो रही है तो फिर आपका जो ट्रस्ट रिलेशन है वो लीगल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस सेटलमेंट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। अगर बच्चों और माँ बाप के दरमियान में कोई बिजनेस सेटलमेंट, कोई इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई ट्रांसफर का, कैपिटल गेन्स का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको ट्रांसफर ऑफ एसेट कहते हैं, उसका कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी लीगल रिलेशन। फिर इसके अलावा जो है, ये मेजरली दो जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि ये आपके ट्रस्ट रिलेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके ट्रस्ट रिलेशन को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे किस में? लीगल रिलेशन में। तो वंस दिस थिंग इज कन्वर्टेड इनटू लीगल रिलेशन, तो फिर यस, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट है या बिजनेस सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी आपके अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब हम ये कहते हैं कि बिजनेस एंड कमर्शियल अरेंजमेंट में कोर्ट हमेशा यही अज्यूम करती है कि कंपनीज की या जो पार्टीज हैं, दे ऑलवेज हैव अ इंटेंशन टू फॉर्म लीगल एक्शन, राइट। देखो, अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कुछ दे देते हो, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आप अपने बच्चे के साथ लीगल रिलेशन सेटल कर रहे हो। ये तो ट्रस्ट वाला रिलेशन होता है, राइट। लेकिन आप एज अ बिजनेस अगर सप्लायर से कोई चीज खरीद रहे हो, दिस मीन्स कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इट क्लियरली मीन्स कि आप उस सप्लायर के साथ एक लीगल रिलेशन बाइंड करना चाहते हो, राइट। तो याद रखिएगा कि बिजनेस एंड कमर्शियल अरेंजमेंट में हमेशा यही अज्यूम किया जाता है कि दोनों पार्टीज का एक लीगल रिलेशन को एस्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है। हाउएवर, बिजनेस एंड कमर्शियल अरेंजमेंट रिलेशन, जो कि कौन सा रिलेशन है? लीगल रिलेशन है, कैन बी रिवर्स्ड। ये रिवर्स्ड हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैन बी रिवर्स्ड इन फॉलोइंग केसेस। अब ये किन केसेस में रिवर्स होगा, तो इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। द वेरी फर्स्ट केस है, उसको हम कहते हैं ऑनर क्लॉज, ठीक है। द वेरी फर्स्ट हमारे पास जो है दैट इज ऑनर क्लॉज। अब ऑनर क्लॉज क्या कहती है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज अ क्लॉज विच स्टेट्स that the dealing is domestic arrangement. Therefore, contract is not enforceable. देखिए, ऑनर क्लॉज जो है वो ये कहती है कि फॉर इंस्टेंस आप इन बिजनेस हो, ठीक है, और बिजनेस में आपने कोई चीज खरीदनी है, और वो चीज आप अपने किसी रिलेशन, किसी ब्लड रिलेशन, किसी फैमिली या किसी सोशल रिलेशन से खरीद रहे हो। तो आप अगर ऑनर क्लॉज के जरिए
ठीक है, इट्स अ स्पेसिफिक क्लॉज जो आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाते हो। अगर ये क्लॉज आप ऐड करवा दो तो दिस क्लॉज इज गोइंग टू क्लियरली मीन कि ये जो आपने अभी ट्रांजैक्शन की है, ये जो आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, दिस इज नॉट अ कमर्शियल अरेंजमेंट। तो इसमें जो भी नुकसान या इसमें जो भी कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत सी कंपनीज इस तरीके के क्लॉजेस जो है वो रिकॉर्ड करती हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, व्हाट इज एन ऑनर क्लॉज? ऑनर क्लॉज इज बेसिकली अ क्लॉज दैट स्टेट्स द डीलिंग जो है वो डोमेस्टिक है, और ये बिजनेस एंड कमर्शियल अरेंजमेंट को रिवर्स करके ट्रस्ट रिलेशन में कन्वर्ट करने की होती है। नंबर टू हमारे पास है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स। अब ये हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स ये हैं कि जहां पर बहुत सी पार्टीज एक साथ बार्गेन करती हैं, तो दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट एज बार्गेन कैन बी मेड इन प्रेशर। ठीक है, आपको बहुत पहले बता दिया गया था कि एग्रीमेंट तभी बनेगा जब आपकी कोई सी भी पार्टी प्रेशर में नहीं आएगी। लेकिन आपकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट लोगों के साथ बार्गेन करते हो ऑन द सेम टाइम। राइट, सो दिस मीन्स कि आपकी जो बार्गेनिंग है वो अंडर प्रेशर इन्फ्लुएंस हो सकती है। जब वो अंडर प्रेशर इन्फ्लुएंस होगी तो फिर वो जो बार्गेनिंग आप करोगे वो कमर्शियल बार्गेनिंग नहीं होगी, बल्कि वो फिर ट्रस्ट रिलेशन पर कन्वर्ट कर दी जाएगी। देन नंबर थर्ड हमारे पास है एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा तो ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बट आप लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें वो ये कहते हैं कि हम तभी एक ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे जब इसका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन के आ जाएगा। तो ये बेसिकली कंडीशनल होती है। ठीक है, जब ये कंडीशनल हो गई है दिस मींस कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो ही ये चीज एक्सेप्टेबल होगी। तो दिस इज अगेन कि आपके वो कमर्शियल अरेंजमेंट को कन्वर्ट कर रहा हो जाता है ट्रस्ट रिलेशन में। ठीक है, एंड नंबर फोर हमारे पास जो है वो इसमें आ जाता है लेटर ऑफ कंफर्ट। बड़ा मजे का नाम है लेटर ऑफ कंफर्ट जो है। ये बेसिकली क्या लेटर होता है? सो इट इज बेसिकली अ लेटर जिसपे एक पार्टी जो है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करती है अबाउट द अदर पार्टी के दैट पार्टी विल सेटल इट्स ओन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आई एम गोना एक्सप्लेन इट। इट इज अ लेटर इन विच वन पार्टी expresses an opinion that other party will be able to settle its own obligations. It is not regarded as a guarantee letter. ठीक है, rather it is just a opinion letter, therefore have no legal existence। ठीक है, तो देखिए लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को लिखती है कि यस वी आर कंफर्टेबल, वी नो कि दिस पार्टी इज गोइंग टू पे अस बैक। सो उसमें फिर लीगल एक्सपेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप एक पार्टी पर ट्रस्ट शो करते हो, रिलेशन शो करते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी लेटर ऑफ कंफर्ट। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा लेटर ऑफ कंफर्ट की कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होती। ठीक है, अब लेटर ऑफ कंफर्ट कब यूज होता है? तो प्रैक्टिकली पेरेंट कंपनी जो होती है वो ये लेटर सब्सिडरी कंपनी के क्रेडिटर्स को देती है, उनको थोड़ा सा ट्रस्ट रिलेशन में स्टैब्लिश करती है कि यार देखो दिस इज और सब्सिडरी कंपनी, वी नो कि ये आपकी ऑब्लिगेशन जो है वो पे
कर देगी। तो ये एक तरीके से कंफर्ट एक्ट कर रहा होता है फॉर द सब्सिडरी के क्रेडिटर्स के लिए। इसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। डिस्पाइट दिस लेटर ऑफ कंफर्ट हो सकता है कि सब्सिडरी कंपनी क्रेडिटर्स को पे ना करे। ठीक है, तो याद रखिएगा लेटर ऑफ कंफर्ट जस्ट एक कंफर्ट लेटर है जो थोड़ा सा पीस क्रिएट कर देता होता है दूसरी पार्टी के लिए। और ये कब ऑफर किया जाता है? जनरली पेरेंट कंपनी ऑफर करती है सब्सिडरी कंपनी को। अब पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? आई बिलीव आप सब लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे, तो आप सब लोगों को पता होगा ये बात है। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी ऑफर करती है सब्सिडरी कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए, उनको यकीन दिलाती है कि ये भाई आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ लेटर ऑफ गारंटी, ये जस्ट लेटर ऑफ कंफर्ट होता है, इसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होती। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए उसकी लीगल रिलेशंस होना जरूरी है, ना कि ट्रस्ट रिलेशंस। रिलेशन दो तरह के हैं, ट्रस्ट एंड लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशंस कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है, ट्रस्ट रिलेशंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कोर्ट इन्फोर्स नहीं करती। आपके फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल, आपका फैमिली सर्कल ट्रस्ट रिलेशंस होते हैं। लेकिन डिवोर्स एंड बिजनेस सेटलमेंट बिटवीन योर फ्रेंड एंड योर फैमिली, ये कन्वर्ट कर देते हैं ट्रस्ट रिलेशन को, किसमें? लीगल रिलेशन को। इसी तरीके से ऑनर क्लॉज, बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स, एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर ऑफ कंफर्ट, ये आपके बिजनेस अरेंजमेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ट्रस्ट रिलेशन में। तो यहां पर फिर कोई भी लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एमसीक्यू पर्पस। ओके, तो याद रखिएगा ये, और स्पेशली लेटर ऑफ कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल इन फॉर टुडेज लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कंसिडरेशंस की, एंड देन फिर हम वहां से आगे मूव करेंगे। आई नो दिस इज अ बिट ऑफ लेंथी चैप्टर, मैं इसीलिए थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि यू डोंट गाइस डू नॉट गेट बोर्ड। 20 मिनट्स 24 मिनट्स मैक्सिमम मैं अपना लेक्चर टाइम रख रहा हूँ। राइट, तो नो डाउट उससे थोड़ा से लेक्चर्स तो ज्यादा होंगे, पर हर लेक्चर को आप इजीली और जो है ना एक कम सिटिंग टाइम में जो है वो सुन सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे। तो आप इजीली, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, आई वुड होप सो कि आप इजीली इसको एब्सॉर्ब कर रहे होंगे। राइट, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन लेक्चर्स को क्लियरली और एंड कंप्लीटली जो है वो सुने। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।